Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. आज जो लेक्चर है उसमें हम एनालाइज करेंगे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को। फॉरेन पॉलिसी एक इंटरनेशनल मैगजीन है और ये वाला जो वॉल्यूम है ये है फॉल 2023। वैसे एक साल के अंदर 4 ये मैगजीन जो है इशू होते हैं फॉरेन पॉलिसी के। फर्स्ट वन विंटर में होता है, सेकंड स्प्रिंग और थर्ड समर एंड फोर्थ वन फॉल में। तो अभी के लिए जो हम जिसको एनालाइज करेंगे वो है फॉल 2023 का मैगजीन, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट मैगजीन आएगा वो आएगा विंटर 2024। तो ये एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डैट मैगजीन विल बी बेनिफिशियल। क्योंकि ये आपको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देता है, हर एक रीजन के बारे में, वहां पे जो मेन चीजें चल रही हैं उनको वो एक्सप्लेन करता है बड़े ही अच्छे अंदाज में। जो ये वाला था ये फर्स्ट पेज है एंड दैट इज द सेकंड पेज। आफ्टर दैट इज थर्ड पेज जिसके अंदर कंटेंट दिया हुआ है। अब फॉरेन पीसी मैगजीन को तकरीबन 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस के अंदर जो है इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेक्शन से होता है आर्गूमेंट्स का। लॉजिक के साथ कुछ आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो करंट इश्यूज में चल रही होती हैं। सेकंड है ऑन द कवर, थर्ड है ऐसे, फोर्थ है रिव्यू, फिफ्थ है डिकोडर एंड सिक्स्थ है ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉमन मूवमेंट, ग्लोबल मूवमेंट। तो ये 6 एरियाज हैं जिनके ऊपर फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है इनके इन 6 एरियाज को 6 एरियाज को ये कवर करता है। और इस ये आप कंटेंट्स के अंदर दे सकते हैं दैट इज आर्गूमेंट, और ये सारे का सारा एरिया जो है ये आर्गूमेंट्स का है। सेकंड ऑन द कवर है, थर्ड जो है यहाँ पर ऐसे है, और इसी तरह जब आप आगे चलते हैं तो आपको रिव्यू और इसके बाद डिकोडर एंड ये ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लोबल मूवमेंट आपको नजर आते हैं। तो ये पेजेस थे इसके इनिशियल का 4 पेजेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आगे हम चलते हैं। आगे शुरू करने से पहले रिमाइंडर है कि इस जो फॉरेन मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन पीडीएफ, इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और इसके बाद एनी क्वेश्चन इस लेक्चर के बारे में भी और इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं जी। आर्गूमेंट्स के अंदर जो पहला आर्गूमेंट है, जो पहला, आप इसको आर्टिकल कह सकते हैं, आर्गूमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो पहला पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है क्या है, एयर इज द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट। अब इस आर्गूमेंट के अंदर जो राइटर है वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो एड है, जो एड दी जा रही है, ये क्या है, दैट इज एन अदर फॉर्म ऑफ बैटल ग्राउंड, यानी कि ये एक नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है, एक ऐसा मैदान जंग है। एड एक और मैदान जंग बन गया है किसके दरमियान, चाइना के दरमियान और द वेस्ट। वेस्ट के अंदर वो यूएस से और प्लस वेस्टर्न कंट्रीज को, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज आती हैं उनको ऐड करता है। अब इसको वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है तो हम देखते हैं, यानी कि ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक रहेगा। इसके अंदर जो है, अगर मैं इसको फिक्स करने की बात करूं तो इसमें आईएमएफ का जिक्र होगा, ठीक है। और आईएमएफ करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर के पेपर के अंदर, आईआर के पेपर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ के पेपर में, और इस तरह और काफ़ी जो सीएसएस के पेपर हैं उसमें इसका एक ये वाला टॉपिक जो है ये फिक्स हो सकता है। सेकेंडली ऐसे में तो हेल्पफुल ये रहेगा ही, पीएमएस के ऐसे के अंदर भी इकोनॉमी यहाँ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये इकोनॉमी के एक डिमेंशन को डिस्कस करेगा किस तरह, यानी कि इकोनॉमी जो एड है या इकोनॉमी है वो बैटल ग्राउंड बन चुकी है। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो इंटरव्यू के अंदर जो अगर चाइना का पर्सपेक्टिव इकोनॉमी का और दूसरा आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का, उसको अगर डिबेट उसके ऊपर की जाए तो उसके अंदर भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं जी। इसमें क्या है जी बात है जून की।
जून 2023। जून 2023 के अंदर 50 कंट्रीज के जो लीडर हैं वो पेरिस समिट जो है, पेरिस के अंदर एक समिट हुई है अ न्यू ग्लोबल फाइनेंस पैक्ट के नाम से, वहां पर इकट्ठे होते हैं। और वहां पर उनका जो मेन एजेंडा था वो ये था, दो एजेंडे थे, नंबर वन एंड नंबर टू। नंबर वन ये था कि जो क्लाइमेट चेंज है दुनिया के अंदर आ रहा है, इसको किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और नंबर टू था कि जो ग्लोबल पॉवर्टी है, दुनिया के अंदर जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसको किस तरह से हम जो है टैकल करें। तो ये दो मेन एजेंडे थे किसके, न्यू ग्लोबल फाइनेंस पैक्ट जो पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई उसके। अब इसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो थे फ्रांस और बर्बादास। ये दोनों जो थे, ये अब इनका माइंडसेट ये था, ये एडवांस करना चाह रहे थे इन गोल्स को, किस तरह से कि ये क्या थे, रीस्ट्रक्चरिंग हम करें डेवलपिंग कंट्रीज के डेब्ट को, अ प्री रिक्वेस्ट फॉर गिविंग द फिस्कल स्पेस टू हेल्प देयर पॉपुलेशन। बात करने का मकसद ये है कि ये जो दो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये चाह रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम क्या करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो कर्ज दिया गया है, डेवलपिंग कंट्रीज को जो कर्ज दिया गया है उसको क्या करें, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें, यानी कि उस कर्ज को दोबारा से हम उसको क्या करें, ऐसा करें कि वो जो कर्ज है वो वो आसानी से वो दे सकें। और इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा फिस्कल स्पेस मिल जाएगी, यानी कि थोड़ा वो इकोनॉमिक को उनका जो कर्ज का बर्डन है उन पे कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर देयर पॉपुलेशन। तो ये इनका मेन एजेंडा था फ्रांस का। और बर्बुदास जो ऑर्गेनाइजर थे ये चाह रहे थे कि हम इस तरह से, यानी कि वैसे तो ये दो पॉइंट्स थे ना कि ये, लेकिन इन्होंने इन दो पॉइंट्स को टैकल करने के लिए पहले से ही एक स्कीम तैयार कर ली थी, और वो थी रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग जो किसकी, जो गरीब कंट्रीज हैं उनके कर्जे की रीस्ट्रक्चरिंग करवाई थी। अब आगे क्या होता है जी, ये अनयूजुअल था क्योंकि कभी ऐसे नहीं किया गया किसी ने भी, जो कर्ज दिया है कोई गरीब है या अमीर है, अमीर तो कहता जी मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैं रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करूंगा, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले हमारी तय हो चुकी हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या था, दिस shows that it is becoming the next battleground in the competition for global influence between China and the West। तो ये जो स्कीम थी ना कि गरीब कंट्रीज के कर्जे को रीस्ट्रक्चर किया जाए, उनको सहूलत दी जाए, ताकि वो अपने जो गरीब लोग हैं, जब उनके ऊपर बर्डन कम होगा सहूलत दे के कर्जे की, तो अपने गरीब लोगों को क्या कर सकेंगे, हेल्प कर सकेंगे। तो ये जो था ना, ये उसने कहा कि ये वाला जो स्टेप है ना, या ये वाली जो अप्रोच है, ये वाली अप्रोच जो थी ना, ये बड़ी अजीबोगरीब थी, और ये फर्स्ट टाइम अप्रोच जो है वो की जा रही थी। और यही वजह थी कि ये बैटल ग्राउंड बन रहा था कंपटीशन का, किसके दरमियान, चाइना के और वेस्ट के दरमियान। क्यों बन रहा था ये वो आगे एक्सप्लेन करता है। आगे वो स्टोरी को लेके चलता है, वो एक्सप्लेन करता है कोविड 19 एंड इंडेप्टनेस, कि कोविड 19 की वजह से जो कर्जे हैं, लोग मुल्क जिस तरह से कोविड 19 आया और उससे कर्जों में किस तरह से दनस गए, इस चीज को एक्सप्लेन करता है आगे वो। कोविड 19 इंडेप्टेड इन द ग्लोबल साउथ इन रिसेंट ईयर्स, कहता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जब ये कोविड आया 19, तो इसने जो ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं उनको कर्जों में क्या किया, उनके इंक्रीज, उनके कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए पिछले जो साल थे उसकी निस्बत। कोविड 19 के ईयर्स के अंदर क्योंकि जो माली मामलात थे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थी, वो बंद हो गई, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो उधार और ज्यादा कर्जा लेने पर मजबूर हो गए। तो पिछले सालों की निस्बत उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया। अब यहाँ पे ग्लोबल साउथ का वर्ड यूज आया, तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये ग्लोबल साउथ जो टर्म है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्लेन की जाती है। तो ये है क्या, ये जैसे आप देखें, ये नॉर्थ पोल है दुनिया का और ये साउथ है, ठीक है। अब वो कह रहा है ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ से मुराद ये है कि वो वाले मुल्क जो गरीब हैं, जिनमें इंडस्ट्री बहुत कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके अंदर बहुत कम है, इकोनॉमिकली, यानी कि समझ लें आप, सादा टर्म में अगर मैं आपको बात करूं तो इकोनॉमिकली वो जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं, वीक हैं, गरीब हैं।
और वो ज्यादातर पाए जाते हैं साउथ वाले इलाके में। ये आप देख सकते हैं जिसमें साउथ अमेरिका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, एशिया के ये कुछ मुल्क आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को निकाल कर। तो ये जो सारे के सारे ऑरेंज लाइन में आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये वो वाले जो हैं जो इकोनॉमिकली गरीब हैं, और ये जो येलो लाइन में आपको नजर आ रहे हैं ये वो वाली कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये वाली जो कंट्रीज हैं ये इनको लोन देती हैं, कर्जे देती हैं, और इनसे इंटरेस्ट लेकर खुद इंजॉय करती हैं। ठीक है, तो ये था ग्लोबल साउथ। अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर देखना चाहें तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया को आप निकाल दें और ये वाली जो लाइन है ये एक्सप्लेन करेगी आपको नीचे वाले जो है ये ग्लोबल साउथ है, यानी कि पुअर कंट्रीज है। और ये पुअर कंट्रीज कर्ज ले रहे हैं किनसे? इन रिच कंट्रीज से। ठीक है, ग्लोबल साउथ की आपको टर्म एक्सप्लेन होगी। अब चलते हैं वापस। तो उन्होंने कहा कि जो कोविड आया, तो ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ये तो पहले ही कर्जे ले रही थी, तो फिर इनको बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ा। तो कोविड का ट्रिपल शॉक फिर वो आगे एक्सप्लेन करता है कि कोविड का ट्रिपल शॉक क्या था। तीन तरह से उन्होंने कहा है कि कोविड ने लोगों को डिस्टर्ब किया। नंबर वन, ग्रोथ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना, और हेल्थ केयर की जो सेहत की जो मेडिकल की केयर थी वो महंगी हो गई। एक चीज तो ये हुई। तो एक तरफ क्या हो गया कि ग्रोथ कम हो गई, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल डूब ही गई क्योंकि एक्टिविटीज बंद हो गई। और दूसरी तरफ जो हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए क्योंकि लोगों के लिए मेडिकेशन का इंतजाम करना, ये सारी चीजें करना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कर्जा बढ़ लेना पड़ा। दूसरी तरफ राइजिंग यूएसए इंटरेस्ट रेट, तो यूएसए ने जो क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना होने की वजह से। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उससे क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो क्या होगी, उनको इसने हिट किया, यानी कि करेंसीज डी वैल्यू होगी एंड एडेड टू डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट। तो पर जब करेंसीज डी वैल्यू हुई तो फिर क्या हुआ, उनका कर्जा और बढ़ गया। किस तरह से जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले डॉलर था 100 रुपए का, तो हमने $1 कर्जा ले लिया, तो हमने इसका मतलब है 100 रुपया देना है। तो जब करेंसी डी वैल्यू हुई और अगर आज $1 है 300 का, तो इसका मतलब है कि हमने जहां पे 100 रुपया देना था अब हम उनको 300 रुपया देंगे। यानी कि वो कर्ज देते भी डॉलर्स के अंदर है और लेते भी डॉलर्स के अंदर है। आप ही करेंसी डी वैल्यू हो रही है, ये उनका मसला नहीं है, ये आपका मसला है। तो जैसे जैसे आपकी करेंसी डी वैल्यू होती जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 अरब रुपया हमने कर्ज लिया था, तो अब हम कितना देंगे, 300 अरब रुपया। क्यों देंगे? क्योंकि हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, और ज्यादा जो है करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से लोगों के ऊपर, मुल्कों के ऊपर कर्जे की कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो इससे भी क्या हुआ, इकोनॉमिकली वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। थर्ड, वो बात करता है रशिया वार इन यूक्रेन। रशिया की जो यूक्रेन के अंदर वार होती है उससे क्या होता है कि जो कमोडिटीज की प्राइस हैं वो, कमोडिटीज की प्राइस एंड दे हैव बीन इन्फ्लेटेड द इंपोर्ट बिल्स, वो इंपोर्ट जो कमोडिटीज की प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमें पता है कि जो यूक्रेन है वो वीट, रशिया और यूक्रेन जो है वो वीट सप्लाई करते हैं वर्ल्ड को। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इंपोर्ट करता है। हम पाकिस्तान को कहते तो ये है कि ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, मगर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वीट फ्रॉम रशिया एज वेल एज फ्रॉम यूक्रेन। तो जब जंग हुई तो ये जो एक्सपोर्ट थी ये रुक गई। जब एक्सपोर्ट रुक गई तो मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर चीज जो है वो नहीं आ रही, सप्लाई नहीं हो रही। जब सप्लाई नहीं हो रही मगर क्या है, डिमांड है, तो मार्केट का रूल है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई तो है नहीं लेकिन डिमांड है। जब डिमांड एक चीज की है तो ऑटोमेटिकली जब उसकी सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो एक प्रॉब्लम ये भी हुआ कि इससे क्या हुआ, कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई और डेवलपिंग कंट्रीज मेजोरिटी ऑफ दम इंपोर्ट कमोडिटीज फ्रॉम रशिया एज वेल एज फ्रॉम यूक्रेन। तो जंग की वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो कमोडिटीज की प्राइस जब बढ़ गई तो उनका जो बिल था इंपोर्ट का वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। और वो उन्होंने कहाँ से देना था, ज़ाहिर है कर्जे लेकर देना था, क्योंकि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो तो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी। तो ये सारी जो सूरत हाल थी, ये कोविड की जो ट्रिपल शॉक थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि लीव नो ऑप्शन बट टू टेक लोन्स फॉर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं कि उन्होंने अगर सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उनको फिर क्या है, लोन लेने ही पड़ेंगे।
तो इस वजह से क्या हो गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोन हैं वो कोविड के अंदर बहुत स्पीड से जो है वो बढ़े। अब प्रॉब्लम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू पे डेब्ट, लोन ले तो लिए सबने कोविड के अंदर, लेकिन अब जो लोन वापस करने हैं वो जो है बड़ा मसला बना हुआ है। अब उसमें क्या है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस करें, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो हमारे सामने क्या आता है कि दुनिया के जो 91 पुअरेस्ट कंट्रीज हैं वो अपना 16% जो है फिजिकल रेवेन्यू यानी कि जितना वो पैसा कमाते हैं उसका 16% वो डेब्ट सर्विसेज में दे देते हैं। और ये तकरीबन 3 गुना राइज हुआ है कंपेयर टू 2011। यानी कि अगर एक कंट्री 2011 में 100 रुपया कमा रहा था तो वो दे रहा था 4 रुपए, 4 नहीं, इसको अगर 16 को आप 3 टाइम्स करें, एवरेज सर्विस आप 3 टाइम्स, ये कितना बनेगा, यानी कि तकरीबन वो 5 पॉइंट, अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 5.3 रुपये देता था इंटरेस्ट डेब्ट सर्विसेज के अंदर। लेकिन इतनी स्पीड से बना है कि अब जो है उसको वही 100 रुपया अगर कमा रहा है तो उसको 16 रुपये देने पड़ रहे हैं डेब्ट सर्विसेज के अंदर। इतनी स्पीड से ये जो है ना ये बढ़ा है। और आगे वो एक और स्पेशल केस एक्सप्लेन करता है दैट इज वेरी शॉकिंग, वो है नाइजीरिया का। नाइजीरिया 96% अपना दे रहा है डेब्ट सर्विसेज में। यानी कि अगर वो 100 रुपया कमाता है तो वो 96 रुपीज क्या करता है डेब्ट सर्विसिंग में दे देता है। और जब इतने पैसे तो पीछे उसके पास 4 रुपए सिर्फ बचते हैं अपना मुल्क चलाने के लिए, और वो क्या है जी, हेल्थ एंड एजुकेशन, कुछ भी उसके ऊपर वो नहीं लगा रहा, ना हेल्थ के ऊपर ना एजुकेशन। तो उससे क्या हो रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। ये नहीं है कि कंट्रीज पैसे कमा नहीं रहे, कंट्रीज जो है वो अपना टैक्स कलेक्शन करते हैं, मुख्तलिफ चीजों से पैसे भी इकट्ठे करते हैं, लेकिन जो डेप्ट सर्विसिंग है, जो इंटरेस्ट है, वो इतना ज्यादा उनका हो जाता है। एक गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे पैसे ले लेती है, वो चली जाती है, फिर नेक्स्ट आ जाती है, लेकिन स्टेट तो बाउंड होती है ना वो पैसे देने के, तो उनको वो पैसे देने पड़ते हैं। तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके जो पैसे कमाते हैं बाकी कुछ बचता ही नहीं है। तो जब कुछ बचेगा नहीं तो ना तो वो फिर लोगों को सहूलियात ही नहीं दे सकेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि नाइजीरिया का ये स्पेशल केस है दैट इज़ वेरी शॉकिंग। नाइजीरिया का मैं आपको दिखा दूं, ये अफ्रीका है जी, कॉन्टिनेंट। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है नाइजीरिया। अबूजा इसका कैपिटल है नाइजीरिया का। और ये आप इसके देख सकते हैं माली, नाइजर, चैड, सेंट्रल और ये अटलांटिक ओशियन है। तो ये इसकी लोकेशन है नाइजीरिया की, यानी कि ये अफ्रीका के अंदर ये कंट्री है। और एक और डाटा जो है वो एक्सप्लेन ये करता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो डेब्ट सर्विसिंग में यानी कि कर्जा सूद जो लिया हुआ है उसको वापस करने में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और अपनी हेल्थ केयर पर कम पैसे खर्च करते हैं। यानी कि उतने अगर वो अपनी हेल्थ केयर पर उतने पैसे खर्च नहीं कर रहे जितने वो डेब्ट सर्विसिंग के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। अब ये तो कंट्रीज की थी प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं जी। चाइना इज टुडे लार्जेस्ट अब बात अब शुरू हुई है जो मेन थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अब पीछे जो भी स्टोरी एक्सप्लेन की गई उसमें 2-3 बातों को एक्सप्लेन किया गया। कि पहले तुमने कहा जी सबमिट हुई थी, और सबमिट के अंदर उन्होंने कहा जी जो कर्जे डेवलपिंग कंट्रीज को दिए गए हैं उनको रीस्ट्रक्चर करें करते हैं। ठीक है, आगे उसने बताया जी कर्जे कितने दिए हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, वो उसने बताया, और वो कितने यानी कि फंसी हुई हैं। और नाइजीरिया की एग्जांपल दी कि वो 96% अपने जो है जितने पैसे कमाता है कर्जे वापस करने में लगा देता है। तो इससे पता चलता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं स्पेशली जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं वो कर्जों में इतनी जकड़ी हुई हैं कि वो कुछ कुछ भी यानी कि कर नहीं नहीं सकती। अब वो आता है मेन बात पर कि जो वो कह रहे थे कि फ्रांस वाले कि हम डेब्ट सर्विसिंग को हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, और ये बात वो कर रहे थे तो वो ये क्यों कर रहे थे। अब उसकी बात ये आ जाती है। असल में बात ये है कि चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है कर्ज देने का। यानी कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने कर्ज दिया हुआ है तो वो चाइना है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब, इन सब से ज्यादा अगर किसी ने कर्ज दिया हुआ है दुनिया को
तो वो चाइना है। और उसकी वजह ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा जिसने कर्जा डेवलपिंग कंट्रीज को दिया है वो चाइना है। और इस वजह से वो कंट्रीज अब चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज का जो ब्लॉक है वो चाहता है कि उन डेवलपिंग कंट्रीज को इस ट्रैप से निकालें और अपने ट्रैप में फंसाएं। लेकिन अब वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल ऐसे है कि वो कह रहे थे कि रीस्ट्रक्चर करवाएं उनके जो लोन्स हैं उनको। चाइना को कहते हैं कि रीस्ट्रक्चर कर दे उनके लोन, ताकि उनको थोड़ी सी सहूलत मिल जाए और उस सहूलत का फिर बाद में हम फायदा उठाएं। ये है जी असल इसकी गेम इसके अंदर। तो आगे वो एक्सप्लेन करता है पाकिस्तान, कीनिया, लाओस, ये 3 कंट्रीज कहते हैं कि बहुत सी और भी कंट्रीज हैं उनका जो तकरीबन 30% एक्सटर्नल डेब्ट है ना, जो बाहर से उन्होंने कर्ज लिया हुआ है वो चाइना है। चाइना से लिया उन्होंने, यानी कि अगर पाकिस्तान ने 100 रुपया एक्सटर्नल डेब्ट है तो उसमें 30 रुपये समझ आपने चाइना से लिए हुए हैं सूद के ऊपर। ठीक हो गया जी। China is today the world largest credit with a loan portfolio larger than IMF, World Bank and 22 rich country governments combined। यानी कि इतना बड़ा क्रेडिटर बन चुका है कि वो लार्जेस्ट क्रेडिटर दुनिया के अंदर है। यहाँ तक कि उतने आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने और 22 मेजर रिच कंट्रीज का जो गवर्नमेंट्स कंबाइन है जिसको हम पेरिस क्लब कहते हैं, उन्होंने भी इतना कर्जा दुनिया को नहीं दिया जितना इसने दिया हुआ है। अब अफ्रीकन कंट्रीज बिगेस्ट रिसिपिएंट, सबसे ज्यादा जो कर्जा चाइनीज से लिया है वो कौन है? अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और लास्ट डिकेड में उन्होंने कितने लिए हैं? $153 बिलियन से तकरीबन जो है उन्होंने 2000 से 2019 तक, यानी कि विद इन लास्ट 2 डिकेड्स 19 साल के अंदर $153 बिलियन का उन्होंने कर्ज लिया है। और ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये एक रफ अमाउंट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चाइना मनी जो है वो अफ्रीका को कंट्रोल कर रही है। एंड ये डायरेक्ट चैलेंज है किसके लिए? आईएमएफ के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए और जो रिच कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि पहले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दुनिया का चला रही थी, उनको ये एक डायरेक्ट चैलेंज अब दे दिया गया है चाइना की तरफ से। अब वो आगे एक्सप्लेन करता है ये चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, यानी कि चाइना ने कर्जा देकर उनको अपने जाल में फंसा लिया है, जिस तरह से वो उन्होंने भी कई मुल्कों को फंसाया हुआ है। लेकिन अब उनको एक चैलेंजर आ गया है जो कि चाइना है। अब चाइना ने फंसा लिया है, अब उसके अगेंस्ट ये बोलते हैं। कहता है इन थ्योरी के अंदर तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम चाइना इज नॉट प्रॉब्लम। फाइनेंशियल थ्योरी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो चाइना ने दी है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम इज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी ये है कि आपने उनको इतना कर्जे के अंदर फंसा लिया है कि अब वो क्या कर रही है, जो पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं यूज्ड अप टू सीज पुअर, उनके आप रिसोर्सेज आपने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। यहाँ तक कि उनके पॉलिटिक्स भी आपने अपने कंट्रोल में कर ली है, क्योंकि आपने उनको कर्जा इतना दिया है कि वो आपके कर्जे के नीचे दब चुके हैं। डेब्ट सर्विसिंग में वो 96% तक आपको दे रहे हैं। जैसे अभी उसकी एग्जांपल हमने पीछे दी, ठीक है, नाइजीरिया की, तो 96% तक जब कर्जा दे रहा है डेब्ट सर्विसिंग में, तो पीछे 4% उसके पास बचता है। तो वो कैसे कोई भी फैसला इंडिपेंडेंट कर लेगा? वो तो कहेगा मुझे यहाँ पे सहूलत दो, तो चलो मैं आपकी बात भी सुनता हूँ। अब वो आगे कहता है कि जो चाइना जो है ना नॉट फ्लेक्सिबल, एक तो ये है कि दो अब चाइना के ऊपर वो कह लेके इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसने इतने पैसे दे दिए हैं चाइना को, चाइना ने, तो अब चाइना इन पैसों से डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है, यानी कि गरीब जो कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसने उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है, कि उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है। और आगे वो एक और कहता है कि जुल्म ये भी करता है चाइना कि फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर कोई मुल्क पैसे नहीं दे सकता तो वो थोड़ी सहूलत मांगता तो उसको सहूलत नहीं देता, कहता नहीं जी मेरे पैसे मुझे वापस करें, मुझे मैंने किसी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है, कि फ्लेक्सिबल नॉट फ्लेक्सिबल इज समवन नॉट रीपे लोन्स। उसकी एग्जांपल देता है जाम्बिया की। कहता है जाम्बिया ने 2010 में एक लोन लिया मिलियंस के अंदर, और 2020 में उसको 7 मिलियन का डिफॉल्ट कर जो है वो हो गया 7 मिलियन का, बिकॉज चाइना रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद ड्यूरिंग कोविड-19। यानी कि उन्होंने 2010 के अंदर लोन लिया था, कुछ मिलियंस रुपीस लिए थे, बिलियन रुपीस जाम्बिया ने, और अब 2020 के अंदर
जब कोविड आ गया तो वो पैसे नहीं दे सके, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ सहूलत दी जाए ताकि हम आपको बाद में पैसे दे देंगे, तो आपको पता है कोविड है, थोड़ी सहूलत हमें दे दें। तो चाइना ने फौरन उनको उनकी सहूलत को रिजेक्ट कर दिया कि हम कोई किसी किस्म की आपको सहूलत नहीं देंगे। तो उससे क्या हुआ कि 2020 के अंदर जो ज़ाम्बिया है वो डिफॉल्ट कर गया, और डिफॉल्ट कितना हुआ, 7 बिलियन डॉलर्स। अब इसी तरह वो कहता है कि लास्ट ईयर वो वाली कंट्रीज जिन्होंने चाइना से पैसे लिए थे और चाइना ने फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की, तो बहुत सी कंट्री जो स्टेट्स थी उनको डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा, और अगले साल के नंबर जो है ये और भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर वो असल में बताना ये चाह रहा है कि चाइना ने पैसे देकर दूसरे मुल्कों की जो इंडिपेंडेंस है उनको खरीद लिया है, उनको कंट्रोल कर लिया है, और इतना कंट्रोल कर लिया कि वहां पर अब इतनी स्पेस ही नहीं बची कि वो कुछ कंट्रीज हैं वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या किसी वेस्टर्न कंट्रीज को बीच में इन्वॉल्व कर सके। अपॉर्चुनिटी फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, अब यहाँ पे वो कहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर सकती हैं। कहता है ये जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है ना, ये बेनिफिट देगी किसको, वेस्टर्न कंट्रीज को। किस तरह से, कहता है थे टू ऑब्जेक्टिव्स थे ग्लोबल समिट्स के, और वो दोनों ये थे कि काउंटर करें चाइना को। नंबर वन, किस तरह से काउंटर करें कि जब ये समिट के अंदर बैठेंगे और बातें करेंगे, निगोशिएशंस करेंगे, तो रीस्ट्रक्चर करने के लिए जो है चाइना वुड नॉट एग्री, एग्री नहीं होगा। तो मर्जिंग नेगोशिएशन टेबल में मर्जिंग मार्केट्स डिबेट्स आर रीस्ट्रक्चर्ड इवन बीजिंग इज लैंडर चाइना वुड नॉट। कहता है कि वहां पर बैठकर इस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। नंबर वन, यानी कि ग्लोबल समिट के अंदर क्या करना है, तो क्या है कि चाइना को ही काउंटर करना है। मेन एजेंडा यही है कि चाइना को काउंटर करें, चाइना की ग्रिप जो है वो अफ्रीका के अंदर बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो इस ग्रिप को तोड़ने के लिए हमने क्या करना है, दो काम करने हैं। नंबर वन, हमने ये करना है कि जब हम निगोशिएशंस करने बैठेंगे, डिस्कशन करने बैठेंगे, तो हमारा फोकस जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग पे ही रहेगा कि लोन को रीस्ट्रक्चर करो जी। बेशक वो आईएमएफ ने दिए हैं, वर्ल्ड बैंक दिए हैं, या फिर किसने दिए हैं, चाइना ने भी अगर दिए हैं, तो फिर भी इसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि बेशक इसमें चाइना एग्री नहीं होगा, तो हमने क्या करना है, हमने, क्योंकि ये डिस्कशंस करते हैं तीन बंदे, एक तो आईएमएफ करेगा, एक वर्ल्ड बैंक करेगा, और एक ये पेरिस क्लब करेगा। ये तीनों बैठ के डिस्कशंस करते हैं। तो कहता है अगर ये दूसरा हमने ये करना है कि हमने ये जो डिस्कशन है ये पेरिस क्लब से निकाल कर G20 के कॉमन फ्रेमवर्क में डाल देनी है। कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है ना, ये G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है ना, वो डेब्ट ट्रीटमेंट वो करेगा, यानी कि वो जो है डिजाइन करेगा रूल्स, और वही सारा देखेगा कि किस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, और उससे क्या होगा, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन मेन मकसद यही है कि चाइना जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज चाइना के ट्रैप में फंसी हुई हैं उनको निकाला जाए। अब चाइना ने क्या किया, ज़ाहिर है चाइना ने इतने पैसे दिए हैं तो वो भी तो कुछ करेगा ना। चाइना ने क्या किया, अरेंजमेंट प्रूव डिसअपॉइंटिंग। ये सारी जो वो पीछे से स्कीमें लड़ा रहे थे कि इस समिट के अंदर हम ये करेंगे, चाइना ने रिफ्यूज कर दिया, डिस्कशन में आने से रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस डिस्कशन में जा ही नहीं रहा। तो जाहिर है पहले एजेंडा दिया जाता है ना कि ये बातें होंगी, ये बातें होंगी, तो चाइना ने कहा कि मैं इस डिस्कशन में आ ही नहीं रहा, उसने टोटली ही इसको साइड पे कर दिया। तो यहाँ पे चाइना का स्टांस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो क्या है, वो चाहता ही नहीं है कि वेस्ट जो है वो उसके फाइनेंशियल अफेयर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ चल रहे हैं उसके अंदर इंटरफेयर करे, बिल्कुल नहीं वो चाहता। यहाँ पर यह कोलैबोरेशन में चाइना ने क्या किया है, कंट्रोल द प्रोसेस एंड रीनेगोशिएशन। बल्कि यहाँ पे चाइना ने एक तो ये उसका स्टांस बिल्कुल किया, और दूसरी तरफ उसने किया, दूसरी तरफ बजाय ये कि वो G20 के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता और जो वहां पे निगोशिएशन करता, रीस्ट्रक्चर करता कर्जों को जो अफ्रीकन कंट्रीज को दिए हुए हैं, तो उसने क्या किया, उसने पूरे का पूरा प्रोसेस ही अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने पूरा प्रोसेस अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने कहा कि मैं G20 में बैठ के मैंने क्यों करना है, पैसे मैंने दिए हैं तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। और उसने कहा क्या किया, रीनिगोशिएट किया डेब्ट्स को बिहाइंड द क्लोज डोर ऑन केस बाय केस बायलैटरल बेसिस। यानी कि उसने कहा कि जिस मुल्क को मसला है, जैसे नाइजीरिया की मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ये 96% दे रहा है, इसको प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ आए बैठे और हम दोनों आपस में बैठ के बात कर लेते हैं और हम रीनिगोशिएट कर लेते हैं डेब्ट्स को।
लेकिन क्लोज डोर के अंदर जिससे हमने दिया था वैसे ही बैठ के, जब देते वक्त हमने चुप करके दिया था तो लेते वक्त भी या रीनेगोशिएशन करनी है तो वो भी हम चुप करके ही करेंगे आपस में, ये नहीं करेंगे कि जी बीच दूसरे बीच में बंदे आ रहे हैं। तो ये चाइना ने रिस्पॉन्स दिया है इसका। अब इसके बाद में क्या है कि लीव इन डेब्ट कंट्रीज इन अ मच वीकर बार्गेनिंग पोजीशन, जाहिर है जिसने वो कहता है कि इससे क्या होगा कि जिन कंट्रीज ने पैसे लिए हैं, डेब्ट लिया है, वो तो पुअर पोजीशन में है, वो तो यह इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है कि वो बार्गेन कर सके, चाइना के साथ बातें कर सके कि ऐसे कर सको वैसे कर सको। तो ये था चाइना का रिस्पॉन्स इस आर्गुमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है जी, वो कहता है कि आगे परफेक्ट टाइम फॉर रिच कंट्रीज टू स्ट्राइक बैक। ये जो है परफेक्ट टाइम है रिच कंट्रीज के लिए टू स्ट्राइक बैक। कैसे परफेक्ट टाइम है जी? क्योंकि देखें उसने कहा कि चाइना जो है वो रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा डेब्ट्स को, वो कह रहे हैं मैं खुद ही करूंगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये बड़ा एक अच्छा चांस है कि वो एशिया अफ्रीका के जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पर अपनी ग्रिप जो है वो बना सकें। कैसे अच्छा चांस है वो अब इसको एक्सप्लेन करता है। तो वो कहता है फॉर वेस्टर्न कंट्रीज फोकसिंग ऑन डेब्ट स्ट्रक्चरिंग इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, यानी कि ये बड़ी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी अगर हम इसके ऊपर डेब्ट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करें। कैसे जी? कहता है बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेब्ट इंक्रीज द चांसेस टू गेट मनी बैक। अब वो यहाँ पे क्या बात करता है, वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि हमने भी जिन कंट्रीज को पैसे दिए हुए हैं अगर वो पैसे नहीं दे सक रहे तो मतलब कि हमारे पैसे मर जाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम रीस्ट्रक्चर कर लें, उससे क्या होगा कि हम उनको थोड़ी सी सहूलत तो दे देंगे लेकिन कम से कम जो हमारे पैसे हैं वो हमें वापस तो मिल जाएंगे सूद समेत। एक तो ये फायदा है। दूसरा वो कहता है इस रीस्ट्रक्चर में हम चाइना वाला भी जो है ना उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। किस तरह से? कहता है ये परफेक्ट टाइम है टू स्ट्राइक बैक इन केस चाइना, दो वजूहत की वजह से कि हम चाइना को भी बीच में घसीट सकते हैं। कैसे जी? कह रहा है कि जो चाइना है वो कोविड की वजह से क्या है उसकी जो इकोनॉमी की डिफिकल्टीज हैं वो बढ़ गई हैं, यानी कि उसके अंदर के जो इकोनॉमी के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो वो क्या कर रहा है कि बाहर से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लोकल का अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको चलाने के लिए वो जो उसने बाहर लोग कर्जे दिए हुए हैं वहां से वो इंटरेस्ट ले लेके अपने लोकल जो है अपनी प्रोडक्ट्स को चला रहा है, लोकल अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा वो कहता है ग्रोइंग बैकलैश इन डेब्ट कंट्रीज, जिन कंट्रीज को पैसे दिए हुए हैं वहां पर भी बड़ा काम खराब हो चुका है। वहां पर क्या हुआ है कि वहां वो कंट्रीज क्योंकि गरीब है वहां पर करप्शन बढ़ गई है, ठीक है ना। और जैसे वो एग्जांपल देता है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के अंदर क्या है चाइनीज बैंक पोर्ट प्रोजेक्ट ग्वादर के अंदर, ग्वादर प्रोजेक्ट जो है पोर्ट का पोर्ट प्रोजेक्ट इन ग्वादर वो चाइनीज बैक्ड है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त इतनी पॉलिटिकल इनस्टेबल है, करप्शन इतनी ज्यादा है कि वो भी बाकी उनको कर्जे वापस दे नहीं पा रहा। तो इस सूरत हाल में क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा चांस है कि वो इस स्ट्रेटजी को रीस्ट्रक्चरिंग की स्ट्रेटजीज को बीच में इन्वॉल्व करें और अपने लिए स्पेस पैदा कर सकें। चेंज इन चाइना प्रोजेक्ट्स, एक और फिर वो आगे इसी चाइना को बताता है कि चाइना की सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स ही चेंज कर दिए हैं। तो जो पीछे यानी कि उनकी इकोनॉमी अपनी लोकल जो इकोनॉमी है डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो भी प्रॉब्लम्स का शिकार है। दूसरा वो बाहर से पैसे जो उसने कर्जे दिए हैं उन पैसों से वो अपनी इकोनॉमी का रन कर रहा है। तीसरा जिन मुल्कों को उसने कर्जे दिए हुए हैं वहां पर भी सूरत हाल बड़ी खराब हो चुकी है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से अब चाइना भी क्या कर रहा है अपनी अप्रोच को चेंज कर रहा है। वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के वर्ड इस्तेमाल करता है कि स्मॉल एंड ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कि जहां पर चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस तरह के जो वन बेल्ट एंड वन रोड इस तरह के इनिशिएटिव ले रहा था अब वहां से उसको शिफ्ट कर दिया उसने स्मॉल एंड ब्यूटीफुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो अपोज टू प्रीवियस ग्रैंड डेवलपमेंट स्कीम्स, जो पहले प्रोजेक्ट थे उनके बिल्कुल अपोजिट है। ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फोकस ऑन की नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू असेस देम, यानी कि वो बिल्कुल कह रहा है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाओ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज को हिट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हो और वहां से पैसे कमाओ और मुल्क को बेचो, बात खत्म हुई।
ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनके ऊपर अभी फिलहाल उन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया ड्यू टू द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। आगे वो कहता है सिंस 2019 डेवलपिंग कंट्री रीपे, कहता है कि एक और जो है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो उन्होंने जो 2019 से जो पैसे लिए थे उनसे ज्यादा उन्होंने रीपे कर दिए हैं बीजिंग को। ठीक है ना, जो लोन्स लिए थे उससे ज्यादा बल्कि उन्होंने वापस भी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी वो खत्म नहीं हो रहे। क्यों नहीं खत्म हो रहे? क्योंकि वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है और इन चीजों का जो प्रॉब्लम्स है, इस वजह से इंटरेस्ट की वजह से पैसे अभी भी खत्म नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने जो लिए थे असल अमाउंट वो तो तकरीबन उन्होंने वापस कर दी है। अब जो पीछे चाइना के लिए जो प्रॉब्लम उनकी इकोनॉमी में पैदा हो रही है, वो क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक होप है। कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए होप क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनके लिए वो एक होप है कि वो उनके लिए एक मौका है कि वो इस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह बना लें। Chances to reassert the position World Bank and IMF, the world leading multilateral institute for developing finance, पहले तो यही चला रहे थे दुनिया का, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। यही सारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज बना रहे थे, किसको कितना लोन देना है, किस तरह से देना है, कितने परसेंटेज पे देना है, सारी दुनिया को यही रन कर रहे थे। तो अभी भी इनका बहुत ज्यादा होल्ड है। लेकिन पहले जो चाइना इतना नहीं था, लेकिन अब 21st सेंचुरी के अंदर चाइना ने भी अपना हिस्सा डाल लिया, अपनी स्पेस बना लिया। तो कहता है अगर इनको दोबारा वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ का दोबारा वेस्टर्न कंट्रीज को कह लें कि कंट्रोल चाहिए, आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक को दोबारा दुनिया का कंट्रोल चाहिए फाइनेंशियल पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो फिर चाइना को तो काउंटर करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो दो नॉन वेस्टर्न बैंक्स हैं जिनके हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है। नंबर वन क्या है? द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स जिसको कहते हैं, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन दो जो बैंक्स हैं, इनको भी क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि इनकी जो इजारादारी है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रिक्स जो है ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, इसको ब्रिक्स कहते हैं। कर्बिंग चाइनीज फाइनेंशियल विल बी ए की वे टू बुल, यानी कि चाइना को कंट्रोल करना है तो इन दो बैंक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन दो बैंक्स को कंट्रोल करेंगे तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ग्लोबल जो है वो अप्रोच जो है वो हासिल हो सकेगी। आगे वो क्या कहता है, एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताता है कि फॉर ईच 1% जीडीपी बोरो फ्रॉम चाइना 6% लेस की दो। यानी कि एक और भी वो वजह बताता है कि क्यों चाइना से ही सारे वेस्टर्न जो डेवलपिंग कंट्रीज से पैसे लिए जाते हैं, पुअर कंट्रीज। वो कहता है कि अगर चाइना 1% जीडी पे पैसे दे रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि ज़ाहिर है जब हम पैसे देते हैं तो हम ये भी पूछते हैं कि वापस कैसे करोगे। और उसके लिए फिर एक क्वेश्चन होता है कितने पैसे जीडीपी तुम्हारा क्या है, उसके हिसाब से कर्जा दिया जाता है। तो कह रहा है कि अगर ईच 1% जीडीपी के ऊपर जो चाइना है वो पैसे ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ कि एक कंट्री का जीडीपी है $1, 1% जो जीडीपी है वो है $1, उसके ऊपर चाइना उसको कर्जा दे देता है। दूसरी तरफ और अगर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और बताता है कि मेरा जो जीडीपी है ना उसका 1% जो है ना वो है $1, तो वो कहेंगे हम आपको कर्जा नहीं दे सकते, आपका जीडीपी बहुत लो है, आपका जीडीपी कम से कम $6 होना चाहिए, तो फिर हम आपको 1% का 1% $6 तकरीबन आपका जीडीपी होगा। सादा अल्फाज में कहूँ तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, $100 है किसी मुल्क का जीडीपी, तो वो चाइना उसको कर्जा दे देगा, लेकिन आईएमएफ नहीं देगा। आईएमएफ कहेगा आपका जो जीडीपी है वो तकरीबन $600 होना चाहिए, फिर मैं आपको कर्जा दूंगा। तो फिर $600 वो कहाँ से करें? वो फिर क्या करते हैं, चाइना को थोड़े पे ही दे देता है तो वो चाइना से ले रहे हैं। और यही वजह है कि जो चाइनीज मनी है पुलिंग दीज कंट्रीज क्लोजर टू बीजिंग ऑर्बिट एंड वेव, यही वजह है कि वो सारे के सारे चाइना से पैसे लिए जा रहे हैं और चाइना के ऑर्बिट में शामिल होते जा रहे हैं। और जो वेस्टर्न लैंडर्स हैं जैसे आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, उनके जो ऑर्बिट है उससे बाहर निकलते जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ी बड़ी वजह वो उसके अंदर एक्सप्लेन करता है। आगे वो एंड में देता है जी सजेशंस कि किस तरह से ये जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है इसको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। वो सिंपल कहता है कि रिफॉर्म्स करें जी आईएमएफ के गवर्नेंस के अंदर, हाउ द फंड मेक डिसीजंस, किस तरह से फंडिंग करनी चाहिए इनको, हमें आईएमएफ की गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कहता है कि जब आईएमएफ बनी थी 80 साल पहले, तो वोटिंग राइट्स जो थे, डिसीजन मेकिंग जो थे, वो ज्यादातर वो लोग थे जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो जिनका इकोनॉमिक लैंडस्केप डोमिनेट था, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कंट्रीज स्टेबल थी
जैसे यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बेहतर थी, तो उन्हीं का होल्ड था आईएमएफ के गवर्नेंस के ऊपर, और आज 80 साल बाद भी उनका ही होल्ड है। लेकिन दुनिया अब काफी हद तक बदल चुकी है। तो वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन आईएमएफ नीड रिफॉर्म्स, कि यहाँ पर जो आईएमएफ के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसको वो आगे फिर एक्सप्लेन करता है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन है उनकी। ठीक है, जो रिच कंट्रीज का एक्सप्लेन करता है, कहता है 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 40% ग्लोबल जीडीपी है इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी और टू, एंड होल्ड 60% आईएमएफ वोटिंग, यानी कि पॉपुलेशन 15% है उनकी, 40% उनका जीडीपी है इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, लेकिन 60% वो क्या कर रहे हैं, आईएमएफ के वोटिंग राइट्स उनके पास हैं। तो ये कहता है इस चीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो यहाँ पे वो कहता है कि प्रोसेस ऑन आईएमएफ रिफॉर्म्स विल बी स्लो। ये स्लो होगा क्यों? क्योंकि वाशिंगटन को, यूएसए को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है जितना कि बोल देना आसान है, क्योंकि वो भी जो है गिव अप वोटिंग शेयर्स विल बी इजियर। वाशिंगटन टू गिव अप वोटिंग शेयर्स, वो अपनी पावर जो है किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए ये भी काफी स्लो काम हो जाएगा। आगे जी कंक्लूजन है जी, इस सारे आर्टिकल जो भी हमने डिस्कस किया इसके अंदर कंक्लूजन ये था, रिच कंट्रीज जो हैं वो फाइनली कोशिश कर रही हैं चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ग्लोबल साउथ के ऊपर, उसको क्या करने की, रिस्पॉन्ड करने की। कि चाइना ने ग्लोबल साउथ के अंदर जितनी भी पुअर कंट्रीज हैं उनको इतना कर्जा दे दिया है कि अब वो उसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है। और अब जो रिच कंट्रीज हैं जैसे कि आईएमएफ का ब्लॉक है, वर्ल्ड बैंक है और पेरिस क्लब है, ये अब कोशिश कर रहे हैं कि साउथ जो ब्लॉक है उसके अंदर भी क्या किया जाए, ग्लोबल साउथ के अंदर भी जगह बनाई जाए। तो उसके लिए वो अब स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब दिस हाईलाइटेड, अब ये जो चीज है ना ये शो करती है कि एड जो है, हाउ एड इज फास्ट बिकमिंग अनदर बैटल ग्राउंड, कि किस तरह से ये जो एड है ये कैसे बैटल ग्राउंड बन सकती है। कि जो भी कंट्री किसी जिस कंट्री को भी आप एड देंगे तो वहां पर क्या है, वो आपके बारे आपके यानी कि बात सुनेगा, वहां पर आपके फैसले सुने जाएंगे। तो ये अब एक नया बैटल ग्राउंड बन गया है टू फॉर इन्फ्लुएंस बिटवीन चाइना एंड वेस्ट। और फाइनली वो कहता है कि ये जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए एक चांस है, क्या है, टू गेट बेनिफिट टू प्ले चाइना एंड वेस्ट ईच अदर, कि ये जो सूरत हाल है ना इससे वो फायदा ले सकते हैं, अपनी इकोनॉमी में रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं, अपने कर्जों में बेनिफिट्स ले सकते हैं, कर्जे माफ करवा सकते हैं। ताकि वो कैसे, कि इस क्यों, क्योंकि दोनों को, चाइना को भी इन्फ्लुएंस चाहिए और वेस्ट को भी इन्फ्लुएंस चाहिए। तो जिसका भी वो इन्फ्लुएंस, अगर इस चीज को समझते हुए वो कहेंगे कि हमारे कर्जे जो है उनको माफ किया जाए या रीस्ट्रक्चर किया जाए, तो वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन ये अब उस कंट्री की अप्रोच के ऊपर है कि वो कैसे बेनिफिट लेगा। अच्छा जी, ये था जी अब फर्स्ट वन जो हमने आर्गुमेंट में था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और होपफुली ये आप सबको समझ आ गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में किस तरह से डिटेल के साथ चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था, अगर मैं सबको इकट्ठा करूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, बहुत बड़ा लंबा लेक्चर चला जाएगा। अब आगे जो है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट आर्गूमेंट है, उसको डिस्कस करना है। लेकिन उसमें यह है कि फिर आप लोग कमेंट में पहले इसके बारे में अपने व्यूज दें और आगे बताएं कि इसको कंटिन्यू करें। अगर आप समझते हैं देन वी विल बी कंटिन्यू दिस। सो आज के लिए यही, थैंक यू वेरी मच।